नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज से हम लोग व्याकरण का बैच शुरू करने वाले हैं। इसमें हम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बैच है वो स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही उपयोगी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले प्रतिभागियों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो अगर आपका व्याकरण कमज़ोर है या आप पढ़ा हुआ आप भूल चुके हैं, तो आपको इसमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसमें बारी-बारी से नियमित रूप से बिल्कुल बेसिक से व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस व्याकरण सेशन में शामिल होने के लिए आपको करना क्या है? तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि अपने सहपाठियों को भी बता सकें। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक-एक टॉपिक को कवर करेंगे, उसको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों को भी हम साथ में हल करते हुए चलेंगे। जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कितने टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे हैं और इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेसिक से पढ़ना, जहाँ से आपका सबसे क्या है वो सबसे व्याकरण की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण से शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। आप लोग बचपन से ही वर्ण के विषय में जानते हैं। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि वर्णमाला, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, स्वर का भेद पढ़ेंगे, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि विशेषता और प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो वर्ण क्या है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है क, ख, अ इत्यादि। इसके और टुकड़े कैसे किए नहीं किया जा सकते क्योंकि हम अ लिखते हैं तो अ को भी और छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे क लिखते हैं तो क भी किसमें वर्ण क को भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। अब आगे है वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमानुसार समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो इसलिए इसे वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। हमारी जो हिंदी देवनागरी लिपि है उसे हम वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। वो कैसे कि इसमें जो वर्णों की जो व्यवस्था है वो क्रमानुसार है। जैसे कि अगर हम आप जानते हैं कि क वर्ग क है तो क के बाद क वर्ग के बाद फिर क्या आता है? क वर्ग के बाद आता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, उसके बाद फिर प वर्ग। तो सबका एक व्यवस्थित है और क्रमानुसार बटा हुआ है कि क के बाद ख ही आएगा, ग आएगा, घ आएगा। जैसे क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण है क, ख, ग, घ और ड़। तो इसी तरह से सारे आपके वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में वर्णों का जो क्रम है वो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि क के बाद घ आएगा। इसीलिए वर्णमाला किसे कहें कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रमानुसार समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आगे है कि वर्ण 2 प्रकार का हुआ है, ठीक है? एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो आज हम इस क्लास में स्वर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि हम व्यंजन का बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ेगा मुझे कि विभिन्न आधारों पे व्यंजन को अनेक भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, फिर उच्चारण के आधार पे भी है, फिर घोष, अघोष, सघोष, हम सारा चीज कवर करेंगे। तो स्वर है, तो स्वर क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वो आपका स्वर वर्ण कहलाता है।
जैसे आप जानते हैं कि जितना अ से लेके औ तक, अंग और अह नहीं, अंग और अह अयोग वाह कहलाता है। तो अ से लेके औ तक आपका कितना वर्ण हो गया? 11 वर्ण हो गए। तो ये पूरा जो 11 है, यही आपका क्या है? स्वर कहलाता है। अब आगे स्वर का भी भेद पढ़ना है कि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है कि ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं अ, उसके बाद छोटी ऊ मतलब ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये 4 वर्ण आपका आता है स्वर के अंतर्गत। किस स्वर के अंतर्गत? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। अगर आपसे एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कितना कहेंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या है 4। आगे है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। ठीक है, जैसे अ ह्रस्व स्वर है और अगर हम बोलते हैं आ, तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या लगा? डबल टाइम लगा। तो यही आपका कहलाता है दीर्घ स्वर। ये कितने हैं टोटल? 7 है। जैसे आ, आपका दीर्घ ई, उ, ए। अब यहाँ पे ए आपको लगेगा कि इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन ए किससे बना है? अ और ई के मेल से बना है आपका ए, ओ और ओ। ये आपका 7 है दीर्घ स्वर। उसके बाद है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या लगता है? 3 मात्रा का समय लगता है, मतलब इसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्लुत स्वर। तो जैसे पुकारने में राम लंबा खींचा, वो क्या है आपका? 3 मात्रा का समय लग रहा है, तो वहां पे प्लुत स्वर होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम का, ओम, तो इसमें भी आपका कौन सा स्वर हुआ? इसमें प्लुत स्वर हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है स्वर। तो आपने समझ लिया कि स्वर कितने प्रकार के हुए। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर 3 प्रकार के हुए। पहला कौन सा हुआ? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने स्वर आए? तो ह्रस्व स्वर में 4 आए। कौन कौन? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और रे। और उसके बाद दीर्घ स्वर में 7 आए। बाकी जो जितने 11 स्वर में से जितने बच गए वो आपके किस में आ गए? दीर्घ में आ गए। दीर्घ में क्या हुआ कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगा। प्लुत स्वर में क्या हुआ कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगा। जिसका उदाहरण था ओम, या फिर पुकारने वाले शब्द में इसका प्रयोग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुस्वार। तो इसका उच्चारण किसके द्वारा होता है? तो इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार, इसका चिन्ह क्या है कि सिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाया जाता है। सिरोरेखा क्या है कि जैसे इसके अनुस्वार लिखा है तो ऊपर का जो लाइन है, जैसे केवल है, ये जो लाइन लिखने के बाद हम खींचते हैं, इसको हम शिरोरेखा कहते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग में क्या कि सिरोरेखा के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। यह क्या है कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जो पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब पंचमाक्षर क्या होता है कि जैसे हम क वर्ग लिखते हैं, क वर्ग हम जानते हैं, च वर्ग जानते हैं, तो इसका जो 5वां अक्षर है वही आपका क्या कहलाता है? पंचमाक्षर। जैसे हम क लिखे, ख, ग, घ और अड़। तो ये जो आपका अड़ा है, यही आपका क्या है? पंचमाक्षर कहलाता है। तो इसी के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है गंगा। दूसरा उदाहरण है चंचल। तो चंचल का हम अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार के बदले में क्या आएगा कि च, यहाँ पे हलन, और यहाँ पे जो अनुस्वार के जगह पे वो क्या आएगा? य आएगा, क्योंकि च छ ज झ य होता है। तो य जो है पंचमाक्षर के जगह पे प्रयोग होता है। तो पंचमाक्षर के जगह पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे सुंदर है, सुंदर में आप
क्या लिखेंगे अगर हम इसे तोड़ेंगे तो सुंदर में ये जो द है, ये जो द है, तो द किस वर्ग में आ रहा है? द, तो द आ रहा है त वर्ग में, त थ द ध न। तो ये जो द आ रहा है त वर्ग में आ रहा है, और त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, पंचमाक्षर कौन सा है? तो त थ द ध न, तो न आपका पंचमाक्षर है। तो अगर हम सुंदर को यहाँ पे वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे अनुस्वार के जगह पर क्या लिखेंगे? अनुस्वार के जगह पे हम न लिखेंगे। ठीक है। अब है अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से समान रूप से होता है। इसे चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है। इस उदाहरण है जैसे चांद, आंख, गांव, पांव, हंसना, कुआं, माँ इत्यादि। इसका विशेष नियम क्या है कि शिरो रेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा लगा है तो वहां पे अनुनासिक का प्रयोग ना होकर अनुस्वार होगा। जैसे कि यहाँ पे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चंद्रबिंदु होता है लेकिन इसके ऊपर क्या है? मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है। अब आते हैं विसर्ग पे। विसर्ग क्या होता है? ये भी एक क्या है? अयोगवा ध्वनि है। इसका चिन्ह क्या होता है? दो डॉट के जैसा होता है विसर्ग। तो इसका उच्चारण कैसा होता है? ह के जैसा होता है। और ये विसर्ग की खास बात क्या है कि ये संस्कृत के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है अतः, दुख, स्वतः, क्रमशः, मूलतः इत्यादि। अब है आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां से पहले हम अभी क्या क्या पढ़े? तो हम अभी क्या पढ़े? अनुस्वार के बारे में पढ़े, अनुनासिक के बारे में पढ़े और विसर्ग के बारे में पढ़े। लेकिन एक प्रश्न है कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह क्या है? ये ना तो ये स्वर होता है ना ही ये व्यंजन होता है, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। और इसमें कौन कौन सा वर्ण आता है? तो अनुस्वार, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां क्या है कि जो ध्वनियां दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गई हैं उन ध्वनियों को हम कहते हैं आगत ध्वनियां। इसका प्रयोग तो आपने देखा ही है कि स्वर की आगत ध्वनियां, जैसे ओ लिखा हुआ है तो वह किसमें है? अंग्रेजी में आता है, जैसे डॉक्टर है, कॉलेज है, ट्रॉफी है। और व्यंजन आगत ध्वनियां क्या है? जिसमें नुक्ता लगता है। नुक्ता क्या होता है? जो डॉट जैसा लिखा जाता है। और ये अरबी और फारसी शब्दों के या फिर अक्षर के नीचे लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जमीन है, जिंदगी है, जरूर है। इस तरह से हम उच्चारण करते, कागज, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसे हम नुक्ता कहते हैं। अब आ गया आपके सामने प्रश्न। तो अभी आप जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, उसका भी आपके सामने मूल्यांकन होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो भी इसका प्रश्न का उत्तर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने आंसर को कॉपी में नोट करते जाइए। और बाद में अभी मैं सारा आपके सामने इसका व्याख्या भी करते जाऊंगी, तो उस समय अपने आंसर को मिलाते जाइए। पहले आप लिख लीजिएगा, जब मैं आंसर पढ़ रही हूँ तब तक आप इसका आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके दोबारा अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं, तो इसके लास्ट स्लाइड में आपके लिए उत्तर भी दिया हुआ है, तो आप इसे बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे हल करके देखते हैं कि कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो हमने क्या पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो वर्ण कहलाता है। कौन सा प्रश्न सही है? डी नंबर। अब है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? तो स्वर कितने हैं? तो स्वर 11 हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है कि अंग और अ को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो अंग और अ को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा अयोगवाह और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो इसमें क्या होगा? अयोगवाह। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? अ, ई, उ और आ।
तो कौन सा स्वर नहीं है? आप उच्चारण करके देख सकते हैं, अ, ई, उ, और इस डी में क्या बोल रहे हैं? आ। तो किसमें ज्यादा उच्चारण लग रहा है? तो आ। तो दोगुना समय लग रहा है, तो ये है आपका दीर्घ स्वर है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 5। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है? कौन सा उदाहरण हमने देखा था? ओम। ये किसमें आएगा? ये प्लुत स्वर में आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद है 6, प्रश्न संख्या 6। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, और अनुनासिक का क्या होता है? नाक और मुख दोनों से होता है। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? अनुनासिक को क्या कहते हैं? तो जिसको चंद्र बिंदु आप जानते हैं, वही आपका अनुनासिक है। प्रश्न संख्या 7। जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनुनासिक कहते हैं। आंसर कौन सा हुआ? बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8। डॉक्टर में प्रयुक्त आ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो किस भाषा से आई है आ? तो अंग्रेजी भाषा से आई है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से विसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिसमें ये जो लास्ट में 2 डॉट है वो आपका विसर्ग का चिन्ह है, तो कौन सा आंसर हुआ? बी। अब है प्रश्न संख्या 10। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अक्षर, शब्द समूह, सी वर्णमाला, डी पद। तो क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 11। चांद शब्द में किस चूर्ण का प्रयोग हुआ है? तो आप जानते हैं जो चंद्र बिंदु है वो किसमें लगता है? अनुनासिक में। अनुस्वार डॉट होता है, अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है, तो आपका प्रश्न संख्या बी सही है। अब है 12। अरबी फारसी की ध्वनियों को पृथक दर्शाने के लिए वर्ण के नीचे लगे बिंदु को क्या कहते हैं? तो वर्ण के नीचे लगे बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। अब है आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, बड़ी ई यानी दीर्घ ई और री। तो जाहिर है कौन सा आंसर है? बी। विसर्ग का उच्चारण किस ध्वनि के समान होता है? तो विसर्ग का उच्चारण आपने क्या देखा? ह के जैसा होता है, तो कौन सा ऑप्शन है? डी। प्रश्न संख्या 15। गंगा शब्द में अनुस्वार किस वर्ग के पंचमाक्षर का स्थान लेता है? तो इसे हम कैसे समझेंगे कि गंगा, अब अनुस्वार के बाद आने वाला जो व्यंजन है, इसी आधार पर हम उसका पंचमाक्षर समझेंगे। तो गंगा, तो ये जो ग व्यंजन है वो किस वर्ग का है? तो आप कहेंगे क वर्ग का है। क ख ग किस में आता है? क वर्ग में आता है। तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? तो अड़ा होता है। तो इसमें गंगा में जो अड़ा है वो किस में से होगा? तो क वर्ग होगा आंसर। पंचमाक्षर अनुस्वार के जगह पे क वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग होता है। अब है प्रश्न संख्या 16। मूल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपने जाना है कि मूल ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन है? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। प्रश्न संख्या 17। जमीन शब्द में ज के नीचे लगा बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या है? आपका आगत व्यंजन है, आगत ध्वनिया के अंतर्गत आता है ना। और आगत ध्वनि में भी इसे क्या कहा जाता है? जो डॉट लगा होता है उसे नुक्ता कहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 18। अनुनासिक का संबंध होता है ना, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुख दोनों से। तो इसका प्रश्न संख्या सी सही है। आगे है हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, एक है अंग और एक है आ। प्रश्न संख्या 20। ओम किस प्रकार का स्वर है? किस प्रकार का स्वर है? तो ऑप्शन नंबर सी पुलुत्व स्वर है। प्रश्न संख्या
21 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तत्सम, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि और नुक्ता। तो कौन सा है आपका? विसर्ग। विसर्ग किस में प्रयोग होता है? तो तत्सम शब्दों में। आगे कॉलेज शब्दों में आ ध्वनि कहलाती है। कॉलेज में आ ध्वनि क्या कहलाती है? तो आगत ध्वनि कहलाती है। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 23। अनुस्वार वास्तव में किसका स्थापन है? मतलब अनुस्वार किसके जगह पे आता है? तो आप जानते हैं अनुस्वार किसके जगह पे आता है? तो पंचमाक्षर के जगह पे आता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24। हंसना शब्द में किस उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हंसना, तो ये हंसना में क्या है? चंद्र बिंदु लगा है, तो चंद्र बिंदु का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 है दुख शब्द में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयोग होता है? ये जो आपका ये डॉट डॉट है, ये क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है आपका विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर बी। री को हिंदी व्याकरण में क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवा या फिर डी संयुक्त स्वर। तो री क्या है? री आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है, तो ये है स्वर कहलाता है। अब है फिल्म, साफ या फिर फोन में फ किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये है आपका आगत ध्वनि। अब है प्रश्न संख्या 28। सुंदर शब्द को पंचमाक्षर में प्रयोग से कैसे लिखा जाएगा? तो सुंदर, सबसे पहले हमें क्या देखना है इस सुंदर में कि ये जो अनुस्वार के बाद आने वाला जो यहाँ पे वर्ण है वो किस वर्ग का है? तो आप क्या कहेंगे? त, थ, द, ध, न, ये किसका है? त वर्ग का है। और त वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? तो न होता है। तो यहाँ पर हम पंचमाक्षर के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? तो सी नंबर यहाँ पे न दिख रहा है। और पंचमाक्षर जो हम न प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? स्वर रहित होता है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे आधा प्रयोग करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 29। जिस स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है तथा हवा केवल नाक से निकलती है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है? वो अनुस्वार है। अब हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो है कितना? 2। पहला क्या है? स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो इस तरह से हम आज वर्ण और उसके भेद स्वर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। और ये विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपने देखा कि सारे प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम हल किए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आपको इसी तरह का अगर आपको वीडियो आगे चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।